कि बाज़ात ये होता है कि हमारा सब्सिडरी से हम एग्रीमेंट ये कर लेते हैं कि भाई 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, लेकिन 7 लाख रुपए भी करेंगे और 5 साल के बाद हम कितनी कर देंगे, 3 लाख रुपए कर देंगे। और अगर हमें इसके ऊपर 25% प्रॉफिट मिलता रहा तो कंडीशन हमने 7 लगा दी। अब हमारा रिटर्न कितना है, 25%। ओके, हमारी ये जम्पशन है कि हमें 25% इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अब हमारा स्टैंडर्ड में कहता है कि जो तुमने एक्विजिशन की डेट पे इन्वेस्टमेंट कंसीडर करनी है ना, कि तुमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो तुमने अभी डेफर्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, डेफर्ड अमाउंट जो तुमने पे करनी है अपनी सब्सिडरी को, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। किस मेथड के साथ, जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू मेथड के साथ उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो एट गिवन रेट, जो भी तुमने रेट ऑफ रिटर्न रखा होगा उस रेट पे। ठीक है, तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाओ। ओके, और उसके बाद फिर वो जो तुमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है उसको हर साल अनवाइंड करते जाओ। अब अनवाइंड जब जितनी अमाउंट से तुम अनवाइंड करोगे उस अमाउंट को तुम नाम दे दो इंटरेस्ट का। याद है ना, IFRS 9 के अंदर भी हम लोगों ने ये काम किया था। ठीक है, उसके अलावा हमने IFRS 16 के अंदर भी ये काम किया था कि हम एसेट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और उसके बाद जनाब उसके ऊपर हम चार्ज कर देते थे हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद फिर हम उसका इंटरेस्ट निकालते थे हर साल। याद है ना, वो इंटरेस्ट की अमाउंट उसी तरह से आपने इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पे निकालनी है। लेट सपोज अगर प्रेजेंट वैल्यू आई है 100 रुपये, तो आप इसके ऊपर 25% के हिसाब से आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए थे, तो इसका 25% आप इंटरेस्ट के तौर पर कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो कहता है जी उस इंटरेस्ट को आपने क्या करवाना है, इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड अमाउंट, वो आपने इसको माइनस करवाना है, वो क्योंकि आपका ही एक्सपेंस है। ओके, वो आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, तो इंटरेस्ट का आपका एक्सपेंस बन जाएगा, तो आपने ग्रुप में से, ग्रुप रिटेनिंग में से वो माइनस करवा देना। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर फेयर वैल्यू में चेंज आता है, यहाँ पे फेयर वैल्यू में चेंज आएगा सब्सिडरी के एसेट्स में, और अगर फेयर वैल्यू में चेंज आता है आपके पेरेंट के एसेट में, तो वो भी हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब जैसे NCI में आपने गुडविल की हमने बात की थी, इसका जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट लॉस जो है, अगर फेयर वैल्यू पे है तो आपके पास N% NCA में जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इम्पेयरमेंट, वो आपने लेस ही करवाना होता है। इम्पेयरमेंट के लिए रूल क्या है जनाब, अगर तो वो फेयर वैल्यू पे है तो इम्पेयरमेंट मल्टीप्लाइड बाय P%, पेरेंट्स का परसेंट, और अगर वो पार्शियल पे है तो फुल इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज कर देंगे। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अगर फेयर वैल्यू नहीं, अगर जो आपने कैलकुलेशन की ना गुडविल की, वो NCI फेयर वैल्यू के हिसाब से आपने की है, NCI फुल गुडविल मेथड के साथ आपने की है, तो वो इसका नाम फुल गुडविल मेथड इसी वजह से है कि फेयर वैल्यू में फुल गुडविल मेथड यानी कि फुल गुडविल आपके पास आ रही होगी, उसमें से कुछ पोर्शन आप किसको देंगे, NCI को देंगे, कुछ पोर्शन आप पेरेंट को देंगे। और अगर पार्शियल की बात करेंगे तो पार्शियल वाला जो है उसमें कहते हैं जनाब ये आपके पास NCI को पार्शियल भी नहीं मिलेगा, बल्कि सारी की सारी जो गुडविल है वो किधर मिलेगी, पेरेंट को मिल रही होगी। नहीं, वो अलग गुडविल तो उसमें आएगी नहीं ना, गुडविल तो उसमें आएगी नहीं। गुडविल कहाँ पे आएगी, सिर्फ कंप्रीहेंसिव अपना कंसोलिडेशन में आएगी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास लास्ट में है, ये सारा कुछ करने के बाद लास्ट में जनाब आपने ऐड करना है, जैसे आपने NCI में ऐड किया था पोस्ट एक्विजिशन शेयर, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन शेयर पेरेंट के लिए कितना होगा, अब पोस्ट एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय P%, जो आएगी चीज दैट वुड बी कंसोलिडेटेड, इसको आप लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, समझ आ गई बात की। ये जनाब हमने 5 वर्किंग्स जो है वो हमने करनी थी, और ये 5 वर्किंग में मैक्सिमम जो डाटा आ सकता है 95% डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये वर्किंग करने के बाद आपने पहले फॉर्मेट बनाया होगा, अब फॉर्मेट के अंदर आपने वैल्यूज प्लग इन करनी है। 1-2-4 बातों का बस आपने ध्यान रखना जिनकी मैं मेंशन करने लगा हूं। पहली बात, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का आएगा। ठीक है, बाकी एसेट्स, लायबिलिटीज, अदर एसेट्स एड अप हो जाएंगे, लेकिन जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है वो किसका आएगा, सिर्फ पेरेंट का आएगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद आपने गुडविल को अलग से मेंशन करना है एसेट्स के अंदर, और एनसीआई को अलग से मेंशन करना है इक्विटी के नीचे। ओके, समझ आ गई बात की। गुडविल कौन सी लेंगे? गुडविल आप लेंगे वर्किंग 3 वाली, ओके, और आप जो एनसीआई लेंगे वो एनसीआई लेंगे वर्किंग 4 वाला। क्लियर? और जो रिटेन्ड अर्निंग आपके पास आएगी वो वर्किंग 5 वाली आपने रिटेन्ड अर्निंग लेनी है। क्लियर? यहां तक मसले मसाइल। अच्छा, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताई है कि ये सारे के सारे एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी ये एडजस्टमेंट है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी ये एडजस्टमेंट होंगी। तो हम फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम फिर क्लास को वाइंड अप करके कल हम एसओसीआई के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, तो फटाफट जनाब मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं करवा रहा। इसकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकालिए और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। अदर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, सॉरी भाई टाइम नहीं है, फटाफट कीजिए प्लीज। दिस इज पेज नंबर 645 अल्फा लिमिटेड के नाम से जनाब। बड़ा मजे का क्वेश्चन है, सबके सामने है। पेज नंबर 645, द फॉलोइंग समराइज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन परटेन टू अल्फा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी डेल्टा लिमिटेड एज एट 30 जून 2014। हाँ जी भाई, सबके सामने है क्वेश्चन। ओके जी, इसके बाद फिर वो फरमाता है जनाब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 460 का एएल का, एएल मतलब अल्फा लिमिटेड और डीएल मतलब डेल्टा लिमिटेड सब्सिडरी। आप बेशक क्वेश्चन के ऊपर लिख लिया करें कि ये पेरेंट है और ये सब्सिडरी है, पी और एस लिख लिया करें ताकि क्लियर हो जाए। इन्वेस्टमेंट जनाब 2 मिलियन की आपने की है, 2 मिलियन के शेयर्स में। डीएल के कितने शेयर्स आपने परचेज किए हैं? 2 मिलियन शेयर्स आपने परचेज किए हैं। कितने पैसे के लिए? 340 रुपए के लिए। 340 रुपए मतलब 340 मिलियन। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू डीएल, जो आपने लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू डीएल का मतलब ये है, याद कीजिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि इंट्रा ग्रुप ऑर्गेनाइज जो ट्रांजैक्शंस है उनको हम लोग कंसीडर, जो रिसीवेबल पेएबल्स है हम उनको नहीं माना करते। याद है कि नहीं याद? ठीक है, तो ये वो रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अच्छा जी, फिर कहता है जनाब लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू डीएल कि आपने अपने सब्सिडरी को लोन दे दिया, यानी कि ये लोन रिसीवेबल है, तो आप इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे हम लोग। इसके बाद करंट एसेट है जनाब, दोनों के करंट एसेट आप सिंपली इसको ऐड अप कर देंगे। उसके बाद शेयर कैपिटल है जनाब, पेरेंट का भी और सब्सिडरी का भी। तो हम शेयर कैपिटल किसका लेंगे? सिर्फ पेरेंट का लेंगे, ठीक है जी। तो 600 हम लोग सिर्फ कंसीडर करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। रिटेन अर्निंग जनाब 325 और 200 रिटेन अर्निंग हमने कहा था वर्किंग 5 वाली रिटेन अर्निंग हम लोग लेंगे। इसमें देखेंगे कि जनाब कौन कौन सी एडजस्टमेंट आ सकती हैं। उसके बाद जनाब लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 200 है और 72 है। अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर ये लॉन्ग टर्म लोन इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा, ये हम एडजस्टमेंट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद कहता है जनाब आपके पास करंट लायबिलिटीज 300 की लायबिलिटी पेरेंट की है और 78 की लायबिलिटी जो है वो सब्सिडरी की है। तो इसको भी हम लोग इनको सिंपली ऐड अप कर लेंगे। तो ये जनाब कहानी सारी की सारी आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी। अब आती है एडजस्टमेंट की बारी। ये जो नीचे हमने चीजें लिखी हुई हैं सारी की सारी, एडजस्टमेंट की बारी आती है। सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करते हैं। AL एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन DL ऑन 1 जुलाई 2013 व्हेन रिटेन अर्निंग ऑफ DL वर 140। एक्विजिशन डेट पे कितनी उसके रिटेन अर्निंग थी DL की? 140। एंड फेयर वैल्यू ऑफ DL's नेट एसेट वाज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। उसके जो नेट एसेट थे उसके कैरिंग वैल्यू के बराबर थे, मतलब कोई फर्क नहीं था। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो सारे के सारे जितने उसके नेट एसेट्स थे वो सारे के सारे आपके पास मौजूद थे उसके। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं बारी आगे देखते हैं ना। बोथ द कंपनीज डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ले जनाब दोनों कंपनीज में कोई तजाद नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा जो बुक वैल्यू पेरेंट के पास आ रही होगी वही बुक वैल्यू सब्सिडरी के पास आ रही होगी। तो कहते हैं जी ऑन 30 जून 2014 यानी कि 30 जून 2014 को क्या हुआ? AL सोल्ड सर्टेन इक्विपमेंट टू DL एज डिटेल बिलो। कॉस्ट जनाब 40 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 की, सेल प्रोसीड 25 की। तो इसमें कितने का बेनिफिट मिला? 10 रुपए का एसेट कितने का बेच दिया? 25 का बेच दिया। तो 15 रुपए का अनरियलाइज प्रॉफिट है। लेकिन बेचा किसने है? AL सोल्ड इक्विपमेंट टू DL। तो किधर आना चाहिए अनरियलाइज प्रॉफिट? पेरेंट ने बेचा है सब्सिडरी को, तो कौन सी वर्किंग में आएगा? वर्किंग 5 में आएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आगे भाई साहब फरमाते हैं इंटर ग्रुप इंटर कंपनी सेल्स ऑफ गुड्स आर इनवॉइस्ड एट अ मार्कअप ऑफ 20%।
तो जो चीज़ें हमने इन्वेंट्री वगैरह बेची हैं वो 20% मार्कअप के ऊपर यानी कि 20% प्रॉफिट के ऊपर हमने बेची हैं। द रेलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर एएल्स इन्वेंट्री इंक्लूड परचेज फ्रॉम डीएल, कि एएल ने डीएल से यानी कि यहाँ पे सब्सिडरी ने अपने पेरेंट को चीज़ें बेची हैं कितने की 27 रुपीज़ की। तो 27 रुपीज़ के ऊपर जितना हमें 20% प्रॉफिट होगा वो सारे का सारा हम कहाँ से माइनस करवाएंगे, नेट एसेट इन सब्सिडरी से माइनस करवाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी सेलर है। नीचे कहता है जनाब डीएल्स इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम एएल, यानी कि इस दफा पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची हैं 24 की, तो इसमें जो 24 रुपीज का जो 20% का जो गेन है वो कहां से माइनस होगा, वो वर्किंग 5 में से माइनस होगा, क्योंकि इस दफा पी इज सेलर। उसके बाद रिसीवेबल फ्रॉम डीएल ऑन 30 जून 2014 एज पर एएल्स बुक, और पेएबल टू एएल ऑन 30 जून 2014 एज पर डीएल्स बुक। इनका आपस में रिसीवेबल पेएबल है, ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब वो बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड टू डीएल ऑन 1 जुलाई 2013, इट इज रीपेएबल आफ्टर 5 years एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। वो कहता है जनाब ये उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको बता दिया और ये बता दिया कि जनाब इसकी रीपेमेंट आपने 5 सालों में जाके करनी है। तो देखते हैं इसके साथ हम क्या सलूक करते हैं। All value non-controlling interest at the AL values non-controlling interest at the acquisition date at its fair value which was 80 million। तो NCI acquisition date पे कितना था, 80 million था। ठीक है जी, NCI acquisition date पे कितना था, 80 million था। और acquisition date पे पेरेंट ने कितने पैसे लगाए थे, 340 रुपये लगाए थे। तो अभी मैं फिलहाल क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल इसका एक पैटर्न बनाने लगा हूँ, उसके बाद ये वर्किंग है, वर्किंग को मैं देखूंगा, वर्किंग को सॉल्व करना शुरू कर दूंगा मैं, देखिएगा जनाब। बुला के लाना उसे, किसी टीए को, मुनव्वर अगर आया तो मुनव्वर को ज़रा बुला के लाना। स्टार्ट करें जी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, एज ऑन 31 दिसंबर है, 30 जून है जी, 30 जून 2014, नोट 2414। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जनाब हम जैसे उसने फॉर्मेट बनाया वैसे ही हम भी फॉर्मेट बनाएंगे। उसने सबसे पहले क्या लिखा, उसने सबसे पहले नॉन करंट एसेट के बारे में लिखा। ठीक है जी, उसके बाद उसने किस चीज़ के बारे में लिखा जी, आपके पास उसने जो दूसरी चीज़ें उसके बारे में लिख ले। तो अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहता है जनाब एसेट्स की बात उसने की, उसमें नॉन करंट एसेट है। अब नॉन करंट एसेट हमारे पास, हम सिंपली उसको ऐड करेंगे, जो हमने ट्रांजैक्शन की एक दूसरे के साथ उसको हम लोग माइनस करवा देंगे। कितने का उसने नॉन करंट एसेट बेचा, उसने कहा जनाब हमने 40 रुपए का एसेट था। ठीक है जी, 40 रुपए का एसेट था और हमने 30 रुपए का 10 का एसेट था, हमने 25 का बेचा, तो 15 रुपए का हमें गेन मिला। तो हम अपने एसेट को क्या करेंगे, 15 रुपए से कम करेंगे। तो हमारे पेरेंट का एसेट कितना था नॉन करंट, 460 और हमारे सब्सिडरी का एसेट कितना था 200 जी। ठीक है, इसमें से माइनस करवाएंगे 15 जो कि हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। एक तो हम यहाँ से भी माइनस करवाएंगे और दूसरा हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो आगे चलकर देखेंगे कि पेरेंट ने बेचा तो वर्किंग 5 में से माइनस करवाएंगे जी। तो कितनी अमाउंट आई इसकी, अमाउंट बेटा बताइए फटाफट। नहीं बेटा, इसकी अमाउंट, फाइनल अमाउंट। कैलकुलेटर पुत्र छाड़ दे ना खुन्नू, कैलकुलेटर फटाफट। $660 में से 15 माइनस कर दें, 645 जी। इसके बाद
मुनव्वर भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो अभी? अभी सर मैं बंद नहीं करना है सर, रिकॉर्डिंग में जाने लगा था सर, तो आज नहीं हो रहा। आज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? नहीं सर। आज तुमने पीआरसी की क्लास में जाना है, जी सर। ठीक है। इनको कहना है थोड़ी देर बाद चले जाना, इनको कहना है कि जी अपने आप में जो वैल्यू है कुछ ना एग्जांपल लिखनी है आपने, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी के साथ और क्रॉस इलास्टिसिटी पर जस्ट आपने एग्जांपल लिखनी है और आपने कहना जी आपने इनको सॉल्व करना है, इलास्टिसिटी बतानी है और इंटरप्रेट करना है। कुछ 4-5 एग्जांपल्स रख देना, ठीक है सर। ठीक है। पहले प्राइस को देख लेना, प्राइस को इंक्रीज़ करवाना, साथ में डिमांड को इंक्रीज़ करवाना। फिर इनकम की तरफ आ जाना, इनकम को इंक्रीज़ करवाना और साथ में डिमांड को भी इंक्रीज़ करवा देना, ठीक है। फिर इनकम को डिक्रीज़ करवाना और डिमांड को डिक्रीज़ करवा देना, ठीक है। और उसके बाद इनकम और डिमांड, हाँ, और उसके बाद फिर इसी तरह से आपने क्रॉस इलास्टिसिटी में प्रोडक्ट ए की प्राइस बतानी है और क्वांटिटी बतानी है। डिमांड की है सर इलास्टिसिटी? हाँ, अभी डिमांड के सारा हमने तीनों कर लिए, क्रॉस भी कर लिए, तो आपने क्रॉस की भी एग्जांपल दे देनी। ठीक है सर। ठीक है सर, अगर मैं शेयर कर दूँ, मेरे पास पड़ा है, मैं एमसीक्यूज टाइप वो स्टेटमेंट शेयर कर देता हूँ, तो वो करेंगे तो सर? नहीं वो चलो फिर ऐसे कर दो, देखो क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा फिर ज़्यादा। ठीक है। अच्छा जी, मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ। अच्छा जी, फटाफट देखते हैं जी। नॉन करंट एसेट में जनाब आपके पास ये चीज़ें आ गई। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ आएगी हमारे पास? हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ आ रही है जी? इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आपने की है? डीएल में किया ना, तो हम उसको मानेंगे, हम उसको अपने एसेट का कंसीडर करेंगे, कंसोलिडेशन में नहीं लेके आएंगे कहीं पे। उसके बाद जनाब कौन सी चीज़ आ रही है जी आपके पास? लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन हमने उसको कैंसिल करवाना है, हमने शो करवाना है कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी 30 रुपए का लोन था और हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम इसकी लायबिलिटी में से माइनस करवाएंगे तो वो भी हम यहाँ पे माइनस करवा रहे होंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हमारे पास कौन से नॉन करंट एसेट हैं जी? करंट एसेट है हमारे पास 595 के और 400 के, ठीक है। 595 और 400। अच्छा, करंट एसेट्स हैं 5 कितने? 595 प्लस। अच्छा, इसमें से देखिए रिसीवेबल आपके लिए एसेट में आ रहा होगा और पेएबल उसके लिए लायबिलिटी में जा रहा होगा, तो आप अपने एसेट में से रिसीवेबल को क्या करोगे? कैंसिल करोगे। कितने का रिसीवेबल कैंसिल करोगे? 19 रुपए का। कैंसिल का मतलब होता है कि जनाब इसको ये इंटर कंपनी या इंटर ऑर्गेनाइजेशन, इंटर ग्रुप जो है वो ट्रांजैक्शन है जी। तो अमाउंट कितनी है? 976 जनाब। इसके बाद जी एसेट्स खत्म हो गए, इनको जरा क्लोज कर दीजिए। एक एसेट और भी है, यहां पे देखना पड़ेगा, शायद गुडविल भी आ सकती है। इन्वेंट्री, गुडविल देख सकते हैं हम लोग। इन्वेंट्री कुछ निकलेगी या नहीं निकलेगी वो भी अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, देखिए बेटा, अब जरा ऐसा करते हैं कि ये जो चीजें इनको हम फॉर्मेट वैल्यूज प्लग इन करने के बजाय वैसे बेहतर ये होता है कि हम इसका सिंपल सा एक फॉर्मेट बना लेते हैं। हम एक जगह यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हम फॉर्मेट सिर्फ बनाते हैं, वो ज्यादा बेहतर था। हमने हालांकि प्लान भी ये किया था कि पहले सिर्फ फॉर्मेट बनाना है। तो इसमें क्या आएगा? शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपके एनसीआई इसमें आएगा, वो तो मेंशन हमने करना ही करना है। और इसके बाद लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटी आ रही हैं जी? एक नॉन करंट लायबिलिटीज है और आपके पास करंट लायबिलिटीज है। इनके कुछ आपस में है, कुछ इनके आपस में नहीं है, वो अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है जी। अभी फिलहाल हम फटाफट वर्किंग की तरफ आ रहे हैं जनाब। ये हमने फॉर्मेट बना लिया जो उसने बताया हुआ था, हम फटाफट वर्किंग की तरफ आते हैं। तो वर्किंग 1 हम लोग डिस्कशन करते हैं जनाब, वर्किंग 1 की। तो वर्किंग 1 हमें क्या कहती है जनाब? ग्रुप स्ट्रक्चर। और अगर आप कहते हैं कि ये फिजूल है तो हम नहीं लिखते, तो गलत बात है, आपको लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो जाए। ग्रुप स्ट्रक्चर में सब्सिडरी का नाम क्या है जी? डेल्टा लिमिटेड इज आवर सब्सिडरी। उसके बाद जनाब एक्विजिशन डेट आपके पास कौन सी है? मेंशन्ड है जी, ठीक है जी। तो 1 जुलाई 2013 यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। उसके बाद जनाब आपके पास इसका जो
NCI जो पेरेंट का शेयर है वो कितना है, AL का जो शेयर है वो कितना है, उसने कहा जनाब 2 मिलियन शेयर उसने परचेज किए हैं, ठीक है, 250 का उसका शेयर कैपिटल है, 100 ईच का, तो 2.5 मिलियन के उसके शेयर से, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितने परसेंट बनेगा ये 80% जनाब आपके पास किसका शेयर है, पेरेंट का, तो NCA का शेयर आपके पास कितना होगा 20% का। अच्छा जी, उसने यहाँ पे कुछ मेंशन किया कि वो जो गुडविल जो उसने निकालनी है वो कौन से मेथड के साथ उसने निकालनी है, कुछ उसने मेंशन किया, कुछ भी उसने मेंशन नहीं किया, लिखा हुआ उसने NCA की वैल्यू उसने उसकी फेयर वैल्यू पे कंसीडर की, ऐसे ही है जी, ठीक है, तो फेयर वैल्यू पे कंसीडर कर रहा है, तो हमारा मेथड क्या होगा NCA का फेयर वैल्यू मेथड है जी, फुल गुडविल मेथड। जनाब ये वर्किंग 1 यहाँ पे हो गई, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए होगी हम यहाँ से देखेंगे। वर्किंग 2 की तरफ आ जाइए, क्या था, नेट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अच्छा जी, नेट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, यहाँ पे सबसे पहले कौन सी चीज आती है, 3 चीजें हमने देखनी होती हैं, एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। अच्छा जी, सबसे पहले कौन सी चीज आएगी जनाब, शेयर कैपिटल, कितना था शेयर कैपिटल 250 है, तो 250 का 250 ही रहेगा। शेयर प्रीमियम है कोई, हमने कहा जनाब इसका शेयर प्रीमियम भी कोई नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी रिटेन अर्निंग, ओपनिंग में एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग की वैल्यू कितनी थी 140, उसने मेंशन किया है पहली एडजस्टमेंट के अंदर ही, क्या एक्विजिशन डेट पे 140 की रिटेन अर्निंग थी। अब जरा देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे कितनी है 200 है, तो गैप जो 60 रुपए का वो किधर जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा। ओके, अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए जनाब आपके पास, इसमें हमने कहा था कि अगर आपका जो अनरियलाइज प्रॉफिट वगैरह होते हैं वो भी इसमें सारा कुछ आ जाएंगे। अब सब्सिडरी ने इन्वेंट्री बेची किसको, पेरेंट को, कितने की इन्वेंट्री बेची 27 रुपए की इन्वेंट्री बेची। अब ये 27 रुपए जो है वो उसने निकाले हैं, वो किस तरीके से निकाले हैं, 27 रुपए उसने कहा था जनाब ये प्रॉफिट के बाद वाली अमाउंट है, ठीक है, 20% प्रॉफिट चार्ज करने के बाद वाली अमाउंट है, दिस इज नॉट कॉस्ट। ओके, तो 27 रुपए जिस इसमें जितना प्रॉफिट होगा उसमें वो हम उस चीज को क्या करवा देंगे, यहाँ से माइनस करवा देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वेंट्री के ऊपर। देखिए 27 रुपए ये 20% प्रॉफिट के बाद है, हकीकत में एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअली 1.2 है, ठीक है, तो इसकी 1.2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी और मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.2 के साथ तो वो इसकी अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। ये कहानी समझ में आई बेटा जी, तो क्या आंसर आया 4.5, ये आपने क्या करवाना है यहाँ से माइनस करवाना। अच्छा, अब ये जो 4.5 आपने यहाँ पे इन्वेंट्री में से माइनस आपने करवाया, इसको आपने उधर भी जाके माइनस करवाना है अपने इन्वेंट्री में से भी, यानी कि करंट एसेट्स में भी आपने इसको माइनस करवाना है। सॉरी नहीं बेटा, 4.5 सिर्फ जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो आपने सिर्फ वहां पे माइनस करवाना है, इसके अलावा और कोई चीज, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। इनको फाइनलाइज कर ली फटाफट, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 390, इसमें से इसको माइनस करवाइए 54.5, 55.5, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 450, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर, और सॉरी ये यहां भी तो माइनस होगा 4.5 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से भी माइनस होगा। अब बताइए जरा 445, ठीक है जी, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 445.5 ही निकलेगा, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये वाले नेट एसेट के हिसाब से देखेंगे, ये एक्विजिशन पे और ये पोस्ट एक्विजिशन पे। अच्छा जी, वर्किंग 2 हमारे पास आ गई जी, वर्किंग 3 की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग 3, दैट इज गुडविल। गुडविल जनाब आपके पास कौन सी चीज है जी, हम कहते हैं जी हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, हमने की 340 की इन्वेस्टमेंट, उसने लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन डीएल 340 की। एनसीए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, उसने कहा जनाब एनसीए का शेयर कितना था एक्विजिशन पे 80 रुपए का।
80 रुपये की उसकी हो गई, दोनों को ऐड कर लीजिए, 420 जनाब आ गया। इसमें से नेट एसेट एट एक्विजिशन हम लोग माइनस करवाएंगे। तो जो एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट थे हमारे, कितने थे एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट? दिस इज नॉट नेट इन्वेस्टमेंट, मैं वही सोच रहा हूँ, नेट एसेट्स। अच्छा जी, एट एक्विजिशन 390 रुपए के, एक्विजिशन डेट पे जो नेट एसेट्स है सब्सिडरी के कितने थे? 390 रुपए के, ये माइनस करवाएंगे जी, कितना? ये 30 की गुडविल आ गई। ये कितना जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, यहां पे इंपेयरमेंट नहीं है ना, उसने नहीं बताया तो टेस्ट भी नहीं करेंगे। जो गेन है उसमें से भी अनरियलाइज्ड बता देंगे, जो गेन बेचा भी तो कौन सा गेन? वो एनसीए की बात, वो उसकी बात, जी जी जी, वो पेरेंट ने बेचा ना, तो वो वर्किंग 5 में जाएगा। ठीक है, तो गुडविल कितनी है जनाब? 30 की गुडविल आपके पास आ गई। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास वर्किंग 1 2 3 हमारे पास वर्किंग हो गई। हमारा इन वैल्यूज को बेटा माइंड में बिठाइएगा, मैं मिटाने लगा हूं सारा कुछ। पिक्चर ले लें फटाफट, क्योंकि इसने 55.5 ने आगे इस्तेमाल होना है वर्किंग 4 में भी और वर्किंग 5 में भी, पोस्ट एक्विजिशन के तौर पर। मिटा दो इसको, ओके जी। अब जनाब हमारे पास वर्किंग 4 है और उसके बाद वर्किंग 5 की हम लोग बात कर लेते हैं जी। वर्किंग 4 हमारी किस चीज की थी बेटा? वर्किंग 4 थी हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई की, और इसमें 2-3 चीजें ही आती हैं। पहली चीज आपके पास क्या है जनाब? एट एक्विजिशन एनसीआई का कितना था शेयर? 80 रुपीज का। और पोस्ट एक्विजिशन उसका शेयर कितना होगा? पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडी का कितना था? अभी आपने देखिए, दैट इज 55.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे n% के साथ, विच इज 20% जी, 11.1 जनाब। दोनों को ऐड कर लीजिए, इंपेयरमेंट वगैरह तो आ नहीं रहा, तो कुछ भी इसमें से माइनस नहीं होगा। 91.1 ये कहाँ पे जाएगा? हमने कहा था एनसीआई, यहाँ पे जाएगा। इसको हम लोग दे देते हैं वर्किंग 4 का नाम दे देते हैं एनसीआई, और वो कितना जनाब? 91.1। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं जनाब हमारी वर्किंग 5, जिसका नाम क्या है? ग्रुप रिटेन अर्निंग। ग्रुप रिटेन अर्निंग में जनाब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारी रिटेन अर्निंग पेरेंट्स के रिजर्व्स कितने थे। तो पेरेंट्स के जरा रिजर्व अगर आप देखें थोड़ा सा, तो यानी कि रिजर्व मतलब रिटेन अर्निंग कितनी थी? 325 की। रिजर्व्स या फिर रिटेन अर्निंग एक ही बात है। कितने की थी? 325 की। अब इसमें हमने एडजस्टमेंट्स करनी शुरू करनी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे जनाब, कौन कौन से एडजस्टमेंट आई हैं इसमें? उसमें करेक्शन तो कोई भी नहीं है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी कोई नहीं है। एक हमने एसेट बेचा है, नॉन करंट एसेट हमने बेचा है, वो पेरेंट ने बेचा है, तो उसके ऊपर जो अनरियलाइज प्रॉफिट आ रहा होगा 15 रुपए का, वो हमने माइनस करवा देना है। माइनस करवाएंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन एनसीआई, वो कितना था जनाब? एनसीए सॉरी यार, वो कितना था? 25 रुपए का बेचा, इसमें से माइनस करवाएंगे 40 माइनस 30, तो कितना आएगा जी? 15 रुपए हम इसमें से माइनस करवा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने इन्वेंट्री भी बेची है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेंट्री के लिए कितने की इन्वेंट्री थी? आपने कहा जी 24 रुपए की। ये 24 रुपए क्या थे? 120%, 24 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 जी, 24 डिवाइड बाय 1.2 करो, पहले इकट्ठा ना करो, अलग अलग करो, मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करो तो 4 आएगा। ठीक है जी। तो ये माइनस होगा यहाँ से भी, और इन्वेंट्री यहाँ से भी माइनस होगा। करंट एसेट है ना, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया हमने। कितना था? 595 प्लस सॉरी 400 माइनस करवाएंगे इसमें से 19 माइनस करवाएंगे 4.5 माइनस करवाएंगे 4। ठीक है जी। 19 तो कैंसिल हुआ है ना, वहां पे हम कैंसिल का सी लिख देते हैं यहाँ पे कैंसिल, ताकि हमें क्लियर रहे। अच्छा जी। अब जनाब इसके बाद इसके अलावा और कोई चीज हमने कहा जनाब, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लास्ट में हम एक एडजस्टमेंट किया करते हैं, दैट इज शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन फ्रॉम सब्सिडरी, वो हम लोग ऐड करते हैं। शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन
सब्सिडरी है ही नहीं, जब है ही नहीं तो हम लिखेंगे क्यों? वो इंटर कंपनी और ग्रुप है ना, वो इंटर कंपनी है, वो लोन लिया इंटर कंपनी है, आप खुद को पैसे दिए, खुद से इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, वो डेफर्ड इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी है यहाँ पे, ये तो लोन लिया हुआ है हमने, उस लोन को तो हम लोग मानते ही नहीं है, उस लोन को हमने कैंसिल नहीं कर दिया, वो 30 ये देखो